Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class हमने अपने ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को कवर किया था and I hope कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 3 and the title of the chapter is agriculture. So बच्चों हम आज के चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में बात करने वाले हैं. आज के हमारे लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं इन दिस चैप्टर. हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं और डिफाइन करने वाले हैं एग्रीकल्चर को एंड उसकी इम्पोर्टेंस भी देखेंगे इन द ह्यूमन सोसाइटी. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो कि किस पे बेस्ड है बच्चों, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग इन एग्रीकल्चर एंड एट लास्ट we are going to analyze the impact of agriculture on the economy, on the environment and the society. तो इन सारे ही टॉपिक को हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सो सबसे पहले आपको दिया गया है इंटरैक्टिव और इंटरैक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो फार्मिंग ऑफ दिस प्लांट इज chiefly done in most part of the वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश इन अ मेजर पोर्शन ऑफ गंगा डेल्टा. तो आपको बोला है कि आपको यहाँ पे जो प्लांट गिवन है, ये जो प्लांट का फार्मिंग है वो मोस्टली कहाँ किया जाता है बच्चों, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में और मेजर पोर्शन ऑफ गंगा डेल्टा में किया जाता है. नाउ ये जो प्लांट है इसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं एंड ये वन ऑफ द चीपेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर में से भी एक है. अब आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, नाम बताना है इस प्लांट का. तो यहाँ पे आपको प्लांट की भी पिक्चर गिवन है और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट की पिक्चर भी गिवन है. तो बच्चों इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है जूट. राइट. सो इसी के साथ हमारा इंटरैक्टिव होता है यहाँ पे कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मिंग की. ये जो वर्ड है एग्रीकल्चर, ये किससे डिराइव हुआ है बच्चों, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड एगर और एग्री से, जिसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर. नाउ इसका मतलब क्या हुआ, टिलिंग और कल्टीवेशन. सो इट इज कॉमनली रेफर टू एज फार्मिंग और हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों, फार्मिंग के नाम से जानते हैं. नाउ एग्रीकल्चर क्या है बच्चों, सबसे ज्यादा बेसिक रिसोर्स है जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर टू ह्यूमन काइंड. तो बच्चों एग्रीकल्चर की वजह से ही हमें फूड मिल पाता है, हमें क्लोथिंग मिल पाती है और हमें शेल्टर भी मिल पाता है. अब यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके क्रॉप फील्ड की. नाउ डिड यू नो, कि आपको पता है जब हम कमर्शियली क्या करते हैं, रियर करते हैं सिल्क वॉर्म को, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर. उसके अलावा अगर हम देखें तो जब हम ब्रीडिंग करवाते हैं फिश का और स्पेशली डिजाइन टैंक्स एंड पॉन्ड्स, उसको हम बोलते हैं पिस्कीकल्चर. उसके अलावा अगर हम कल्टीवेशन करते हैं ग्रेप्स का तो हम उसको बोलते हैं बच्चों विटीकल्चर. तो ये थे डिफरेंट नाम जो कि आप याद रखेंगे. राइट. Now, the growth and the type of agriculture crops are generally affected by the climate, by the fertility of the soil, slope of the land, irrigation facilities, labor, मार्केटिंग, मैकेनाइजेशन एक्सेट्रा. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जितने भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उनको जनरली कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. कौन कौन से फैक्टर, जैसे कि आपका क्लाइमेट, आपका फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, आपके स्लोप ऑफ द लैंड, इरिगेशन फैसिलिटीज क्या है, लेबर कितना लगा है, ये सारी ही चीजों पे डिपेंड करता है. नाउ इसके अलावा ये ऑल्सो इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स को भी. एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल ये जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों वेरियस एग्रीकल्चर सिस्टम के, दे हैव बीन डेवलप्ड इन द वर्ल्ड. नाउ ये जो फार्मिंग की एक्टिविटीज हैं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं. एज सच इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लासिफाई द एग्रीकल्चर टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड और इसी वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एग्रीकल्चर को क्लासिफाई करना. नाउ the following attempt is made to classify the agriculture types and their characteristic feature. लेकिन हमने क्या किया है बच्चों, अटेम्प्ट किया है ताकि हम एग्रीकल्चर टाइप्स को क्या कर पाए बच्चों, हम क्लासिफाई कर पाए और हमने यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में भी बात की है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग की. बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है डिफरेंट रीजन्स में ऑन दी वर्ल्ड. राइट. ऑन
On the basis of the availability of land, agriculture may be of two main type. तो बच्चों यहाँ पे हमने जब लैंड और एग्रीकल्चर के बेसिस पे देखा तो जो फार्मिंग है वो दो टाइप की फार्मिंग में निकल के आई। पहला होता है आपका एक्सटेंसिव फार्मिंग और दूसरा होता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट। सो बच्चों एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक सिस्टम होता है क्रॉप कल्टीवेशन का जिसमें द अमाउंट्स ऑफ लेबर एंड capital employed are small compared to the area being cultivated। तो बच्चों एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर एक ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें जो अमाउंट है लेबर की, मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो भी हमने कैपिटल को एम्प्लॉय किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, वो बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू द लैंड। नाउ अ हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन इज ऑफन फाउंड इन इट and this compensate for the small amount of labor। तो बच्चों इस टाइप की जो फार्मिंग है उसमें आपको ज्यादातर आपको टेक्नोलॉजी ज्यादा देखने को मिलती है, राइट, मशीन ज्यादा देखने को मिलती है, इसी वजह से जो लेबर का अमाउंट है वो यहाँ पे आपका स्मॉल होगा। नाउ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इसको यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो अबंडेंट अमाउंट में है विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ फूड। नाउ ये जो फार्म्स होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं एंड यहाँ पे जो यील्ड है पर यूनिट ऑफ लैंड ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इन अ ईयर। नाउ इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंगल क्रॉपिंग। सो आपको याद रखना है कि सिंगल क्रॉपिंग क्या होती है, राइट। Now that is all about extensive agriculture. Now coming to our next type which is intensive agriculture। तो बच्चों अब ये क्या होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ये भी क्या है बच्चों, सिस्टम है आपका क्रॉप कल्टीवेशन का इन विच जो अमाउंट ऑफ लेबर है एंड जो कैपिटल हमने एम्प्लॉय किया है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द एरिया बीइंग कल्टीवेटेड। सो यहाँ पे जो एरिया है वो छोटा है लेकिन हमने जो कैपिटल को एम्प्लॉय किया है, हमने जो लेबर को एम्प्लॉय किया है वो अमाउंट में ज़्यादा है। नाउ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो बच्चों ऐसे टाइप की फार्मिंग परमानेंट बेसिस पे की जाती है ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। नाउ ये जो फार्मर्स होते हैं वो सेटल होते हैं परमानेंटली एंड वो मूव नहीं करते फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाउ ये क्या करते हैं बच्चों, ये कल्टीवेट करते हैं सेम लैंड पे होल्डिंग आफ्टर एवरी ईयर। नाउ द साइज ऑफ द फार्म यूजुअली काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है लेकिन एक्सटेंसिव में जो साइज था फार्म का वो लार्ज था, ये आपको याद रखना है। द यूज ऑफ एनिमल्स एंड मैनुअल लेबर इज मैक्सिमम। यहाँ पे एनिमल्स और जो मैनुअल लेबर्स है उनका यूज मैक्सिमम है लेकिन उसमें हमने क्या देखा था एक्सटेंसिव में, वहाँ पे मिनिमम है। द लैंड इज कल्टिवेटेड इंटेंसिवली so as to grow 2 or 3 crops a year। तो बच्चों ये जो लैंड है वहाँ पे कल्टीवेशन होती है और 2 या फिर 3 क्रॉप्स को हर साल यहाँ पे उगाया जाता है। जो लैंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होते हैं फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीन्स जैसे कि ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर। इसी वजह से यहाँ पे जो लेबर है वो हमें ज़्यादा लगते हैं। काउ डंग और ग्रीन मैन्योर क्या है, लार्जली यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन किया जाए। जितना भी हायर्ड लेबर होता है वो ऑफन लेस होता है एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली होती है फार्मर के एंड दे वर्क देमसेल्व्स ऑन द फील्ड, और वो खुद से ही फील्ड में काम करते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं वो होते हैं बच्चों वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। नाउ जहाँ पे जो यील्ड पर एकर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलेगा एंड समटाइम्स हम क्या देखते हैं 2 या फिर 3 क्रॉप्स भी होते हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। नाउ जितना भी हाउस होल्ड वेस्ट होता है, घर का जितना भी वेस्ट होता है या फिर आपका राइट सॉइल और जो एनिमल मैन्योर होता है उसको यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या कर पाए, हम यील्ड कर पाए क्रॉप्स को हाई। क्रॉप रोटेशन मेथड और इरिगेशन को भी यूज़ किया जाता है ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर पाए। ये जो मेथड है बच्चों ये प्रिवेल करता है इन कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे जो लैंड है वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट सप्लाई है, लाइक योर वेस्टर्न यूरोप एंड मेडिटेरियन रीजन, वहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग की जाती है, राइट। नाउ ये जो टाइप की फार्मिंग है बच्चों वो प्रैक्टिस की जाती है डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेनली आपके साउथ पाकिस्तान में, श्रीलंका, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान में।
उसके अलावा यहाँ की जो मेन क्रॉप होती है जो उगाई जाती है वो होती है बच्चों राइस, राइट। बट और भी अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे वहाँ का क्लाइमेट कैसा होने वाला है। नाउ अगर हम देखें क्लाइमेट के बारे में बच्चों, तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो परफेक्टली क्या होता है? फेवरेबल होता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। So, in mid-latitudes, in developed countries, commercial agriculture prevails, which is highly mechanized and as a result, yields are very high. तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मिड लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे हम हाई टेक्नोलॉजी का मशीन्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो ईल्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलती है। नाउ बेस्ड ऑन दी ऑब्जेक्टिव्स एंड दी मेथड्स, जो एग्रीकल्चर है उसको क्लासीफाई किया गया है इनटू 4 मेन टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका शिफ्टिंग, दूसरा होता है आपका सबसिस्टेंस, थर्ड होता है आपका कमर्शियल एंड द फोर्थ वन इज योर प्लांटेशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में। सो बच्चों, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है वो प्रैक्टिस की जाती है बाय द ट्राइब्स, जो कि कहाँ रहते हैं? हॉट एंड वेट क्लाइमेट रीजन्स में रहते हैं, स्पेशली ऐसे रीजन्स जो कि नियर द इक्वेटर और ट्रॉपिक्स होते हैं, राइट। नाउ ये एक ऐसा मेथड है इन विच जो लोग होते हैं वो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को फॉरेस्ट क्लियरिंग्स में, एंड विच इज मेड बाय कटिंग एंड बर्निंग फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? जो भी ट्राइब है वो फॉरेस्ट से एक पर्टिकुलर लैंड को क्लियर करेंगी, और वो क्लियर कैसे करेंगी? जब वो फॉरेस्ट के पेड़ों को काटेंगे, लैंड को वो लोग क्लीन करते हैं, जैसे कि कट करके या फिर बर्न करके फॉरेस्ट को, एंड जो भी ऐश प्रोड्यूस होता है बाय बर्निंग वेजिटेशन वो इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। नाउ जो सेम पैच है फॉरेस्ट का, उसको यूज किया जाता है 2 और 3 ईयर्स आफ्टर विच द लैंड बिकम्स इनफर्टाइल। और बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि जो सेम पैच होता है फॉरेस्ट का, उसको 2 या 3 साल के बाद यूज करके वैसे ही छोड़ दिया जाता है, सो दैट की जो सॉइल है वो अपने आप ही फर्टिलिटी को इंक्रीज कर ले, गेन कर ले। Now, the infertility of the soil is caused by excessive leaching and a process in which water drains away the salt and minerals of the soil. अब जो ये infertility हुई है soil की, वो किस वजह से हुई है? क्योंकि हमने excessive leaching की है, और एक process भी हुआ है जिसमें कि जितना भी water है वो drain हुआ है, और जितना भी salt और minerals है वो soil से चले गए हैं। This type of agriculture, इसके different names होते हैं different regions में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इस टाइप की कल्टीवेशन को झूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? वो यूज नहीं किए जाते। एज अ रिजल्ट दिस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इज डिस्क्राइब्ड एज इको फ्रेंडली, और इसी वजह से हम झूम कल्टीवेशन को बोलते हैं कि ये जो मेथड है कल्टीवेशन का वो इको फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे ही क्रॉप रेडी हो जाते हैं तो लोग साथ में जुड़ जाते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, और उन क्रॉप्स को स्टोर भी करते हैं फॉर द लेटर कंजप्शन। देन वी हैव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सो बच्चों, ये जो टाइप का एग्रीकल्चर है ये कॉमनली प्रैक्टिस किया जाता है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। जितने भी पुअर फार्मर्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं फूड क्रॉप्स को बहुत ही छोटे छोटे प्लॉट्स में ऑफ लैंड, यूजुअली ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। नाउ ये जो प्लॉट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं फॉर दी मॉडर्न मशीन्स, जैसे कि ट्रैक्टर्स काम नहीं कर सकते यहाँ पे, हार्वेस्टर्स काम नहीं कर सकते हैं। सो जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे बच्चों? बारिश पे, रेनफॉल पे। नाउ ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं वो भी अच्छी नहीं होती, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हमें देखने को नहीं मिलते, अच्छे सीड्स हमें देखने को नहीं मिलते, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं होते हैं, पेस्टिसाइड्स उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि वो पुअर है। तो इसी वजह से जो यील्ड्स होती हैं वो भी काफी ज्यादा लो हमें देखने को मिलती है। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड टाइप, जो कि है कमर्शियल एग्रीकल्चर, राइट। सो कमर्शियल एग्रीकल्चर भी बच्चों जनरली प्रैक्टिस किया जाता है एरियाज में जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। सो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है बच्चों? एक लिंक देखने को मिलता है विद दी मार्केट एरियाज। सो बच्चों, जो फार्मर्स होते हैं जो इस टाइप का
प्रैक्टिस करते हैं, राइट, दे आर क्वाइट वेल्दी, वो काफ़ी वेल्दी होते हैं, एंड उनके जो फार्म्स होते हैं वो भी हमें यूजुअली लार्ज देखने को मिलते हैं। मॉडर्न मशीन्स का यूज़ किया जाता है फॉर द प्लाउइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एक्सेट्रा। उसके अलावा जो एवरेज ईल्ड होती है ऐसे फार्म्स की वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, एंड जितना भी आपका प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादातर बिक जाता है, सोल्ड होता है। So that is all about your commercial agriculture. Commercial का मतलब ही क्या है, आप उगा रहे हो so that कि आप उसको बेच पाओ, right? Then you have plantation agriculture. तो बच्चों अब ये क्या होता है, कुछ क्रॉप्स होते हैं जैसे कि टी, कॉफी, कोका, ऑयल, पाम, रबर, ये सारे ही ग्रो किए जाते हैं आपके प्लांटेशंस में, राइट। नाउ ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो आपके मेनली ट्रॉपिकल एरिया में क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। अब ये बच्चों ये जो टाइप का एग्रीकल्चर है इसमें इन्वॉल्व होते हैं बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मतलब कि आपको बहुत सारा लोग चाहिए होगा, बहुत सारा कैपिटल मतलब पैसा चाहिए होगा। प्लांटेशंस आर स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज, ये जो प्लांटेशंस हैं वो स्प्रेड होते हैं बहुत ही लार्ज एरिया में, एंड हैव हाउसिंग एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द वर्कर्स एज वेल, राइट। जितने भी फार्म्स होते हैं उनको साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है, जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं सेल पे, एंड जो सिंगल क्रॉप को हम प्लांट करते हैं और उसके बाद जो वर्क है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है फैक्ट्री में। समटाइम्स हम क्या बोल सकते हैं, एक स्पेशल नाम भी दे सकते हैं टू द कल्टीवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, intensive production of vegetables, fruits and flowers in a very small plots, इनको हम बोलते हैं horticulture, and जो cultivation कर रहे हैं हम grapes का उसको हम बोलते हैं viticulture, जैसे कि हमने अभी did you know में भी पढ़ा था, right। तो ये दोनों ही terms आपको याद रखने हैं कि horticulture क्या होता है और viticulture क्या होता है। Now a huge plot of land is devoted to a single crop like a tea or coffee in India, Sri Lanka and rubber in Malaysia। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बहुत ही बड़ा सा लैंड होता है, ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड होता है, उस पर हम सिर्फ एक ही तरीके के क्या करते हैं, क्रॉप्स को लगाते हैं, जैसे कि टी और कॉफी लगाया जाता है इंडिया और श्रीलंका में, एंड रबर लगाया जाता है मलेशिया में। अपार्ट फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर में ऑल्सो इंक्लूड होते हैं आपके राइजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। इसमें आप क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक को बड़ा करते हैं, राइज करते हैं, जैसे कि द रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कैटल्स, शीप, पिग्स, हॉर्सेस, कैमल्स, इन सारी चीज़ों को रेफर किया जाता है एज ए लाइफ स्टॉक फार्मिंग या फिर पेस्टोरल फार्मिंग, राइट। नाउ फॉलोइंग आर सम फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले आता है आपका डेयरी फार्मिंग। सो इट इज द रियरिंग ऑफ डेयरी कैटल। हम इस पे क्या करते हैं बच्चों, हम रियर करते हैं डेयरी कैटल को ताकि वो प्रोड्यूस करे मिल्क को और मिल्क प्रोडक्ट्स को। इन द कोस्टल रीजन्स अगर हम देखें तो कैटल को रेज किया जाता है, राइट, मोस्टली फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसके अलावा जो कोस्टल एरियाज होते हैं दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय द लार्ज अर्बन सेंटर्स विच आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट डिमांड फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। जो पोल्ट्री है is often taken as the side occupation of dairy farming, मतलब कि जो भी लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं वो साइड ऑक्यूपेशन में पोल्ट्री को भी करते हैं। नाउ ये जो डेयरी फार्मिंग है उसको प्रैक्टिस किया जाता है इन दोस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा कूल होती है और अच्छी खासी बारिश भी वहाँ पे होती है, ताकि वहाँ पे जो ग्रास है और फॉडर क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो हो पाए और हम उनके लिए खाना बना पाए। एनिमल शेड्स, storage facilities for winter and fodder have to be provided। जितने भी हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके मिल्किंग मशीन्स, फीडिंग थ्रू ऑल्सो आर यूज। तो बच्चों इन मशीन्स को भी हम यूज किया करते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग आर ऑल्सो यूज्ड। नाउ हमने देखा कि आज के टाइम पे बहुत सारे नए नए इनोवेशंस हो चुके हैं डेयरी फार्मिंग में भी, और बच्चों वो डेवलप भी हुए हैं बहुत ही ग्रेट स्केल पे, बहुत ही लार्ज स्केल पे। कहाँ पे बच्चों, नीदरलैंड में। नाउ द नीदरलैंड हैज टुडे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फैमिली फार्म्स। अब नीदरलैंड के पास आज के टाइम पे क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फैमिली फार्म्स हैं, और बच्चों वो बहुत ज़्यादा लार्ज कमर्शियल फार्म भी ओन करते हैं। दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 95% ऑफ डच कैटल। अब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा अमाउंट में इनके पास रिसोर्सेज है। द एवरेज प्रोडक्शन पर काउ अमाउंटेड टू अबाउट
9,200 kilograms of milk in 2024 एंड ये रिपोर्ट भी किया गया था कि जो प्रोडक्शन है वो फर्दर इंक्रीज होने वाला है 2000 किलोग्राम्स तक। नाउ बच्चों, जो डेयरी डेवलपमेंट है हमारे इंडिया में उसने भी बहुत ही मेजर रोल को प्ले किया है इन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड यूजरिंग इनटू व्हाइट रेवोल्यूशन। सो अगर हम देखें तो आज के टाइम पे इंडिया बच्चों रैंक करता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन बटर प्रोडक्शन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बटर प्रोडक्शन कौन करता है बच्चों? इंडिया। एंड थर्ड आता है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया इन मिल्क प्रोडक्शन, विच मीन्स कि यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट बटर प्रोडक्शन है, राइट। उसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में। फिर आता है बच्चों रैंचिंग। नाउ रैंचिंग को भी यूज किया जाता है ताकि हम रेस कर पाए एनिमल्स को प्राइमरीली फॉर दी सेल, मतलब कि बेचने के लिए। अब ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलती है ऑस्ट्रेलिया में और आपके वेस्टर्न यूएसए एंड तिब्बत में। नाउ रैंच का मतलब क्या होता है? रैंच का मतलब होता है बच्चों फार्म। नाउ इसको साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ partial land and buildings to house people and animals as well. So that is all about ranching. फिर आता है आपके पास mixed farming. So mixed farming रेफर करता है cultivation of food से, crop से and fodder crop से and the rearing of livestock at the same time on the same land. जैसे कि सीरियल क्रॉप्स होते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, इनको ग्रो किया जाता है बट अलॉन्ग विद दी रूट क्रॉप्स, मतलब कि हम सीरियल क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं रूट क्रॉप्स के साथ, जैसे कि पोटैटोज, टर्निप्स, इनको भी ग्रो किया जाता है। उसके अलावा बीन्स, शुगर बीट्स, टोबैको, ये भी बच्चों अदर क्रॉप्स है जो कि आपको देखने को मिलते हैं। अब बच्चों फॉडर क्रॉप जैसे कि आपके एल्फाल्फा एंड ल्यूसरीन आर ऑल्सो ग्रोन, इनको भी ग्रोन किया जाता है अलॉन्ग साइड। एंड जो फार्मर्स होते हैं वो डेयरी एनिमल्स को भी रखते हैं ताकि उन्हें मिल्क भी मिल पाए। फॉडर क्रॉप जैसे कि आपके एल्फाल्फा एंड ल्यूसरीन, इनको ग्रो किया जाता है फॉर एनिमल्स एंड समटाइम्स इनको ग्रो किया जाता है फॉर द पोल्ट्री इज ऑल्सो केप्ट। द नेचुरल मैन्योर जो कि प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को विच हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द फार्म। नाउ ये जो फार्मर होते हैं दे आर ऑल्सो एबल टू मेंटेन अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड जो फार्मिंग टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस हमें देखने को मिलती है। मॉडर्न मशीनरी आपको देखने को मिलती है, सिलेक्टेड सीड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, हैवी यूज़ होता है बच्चों केमिकल फर्टिलाइजर्स का, राइट। जो फार्मर्स होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप रोटेशन को एंड दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इसको वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आपके नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूएसए और कनाडा में। नाउ ये जो फार्म्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज नहीं होते, अबाउट 40 to 70 हेक्टर्स इन द यूएसए, इंडिया एंड कनाडा हमें देखने को मिलते हैं। देन वी हैव ट्रक फार्मिंग। तो बच्चों अभी ट्रक फार्मिंग क्या होती है? सो मार्केट गार्डनिंग को हम ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, एज फ्रेश वेजिटेबल्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द मार्केट्स बाय द ट्रक्स, राइट। नाउ ये जो ट्रक फार्मिंग है उसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है? दैट इज द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स विच इज अवे फ्रॉम द मार्केट। नाउ ये जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है टू द अर्बन मार्केट्स। सो दिस डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स from the markets are governed by the distance by a truck and can cover overnight। तो यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे हम वेजिटेबल को ग्रो करते हैं वहां से वेजिटेबल्स को लेके हम मार्केट तक सप्लाई करते हैं वाया ट्रक, और ये कितना डिस्टेंस कवर करता है बच्चों? ये ओवरनाइट उस डिस्टेंस को कवर कर लेता है। ये बहुत ही इंटेंसिव टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। नाउ जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं उनको सप्लाई करना होता है अर्बन सेंटर्स में ताकि वो कैटर कर पाए नीड ऑफ द लार्ज पीपल विच इज लिविंग इन टाउन एंड सिटीज। नाउ इट इज डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एरियाज। कहाँ पे बच्चों? जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप like UK, France, Germany, Belgium, Denmark, Netherlands and northeastern part of USA, California and even coastal areas of Canada आपको इस टाइप की फार्मिंग देखने को मिलती है। इन इंडिया अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ अ क्लाइमेट ये भी अलाउ करता है बहुत सारे टाइप ऑफ वेजिटेबल्स को टू बी ग्रोन इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि जो मेन वेजिटेबल्स होते हैं कौन कौन से बच्चों? बीन्स, अनियंस, टमाटोज, कैरेट्स, पम्पकिन,
कैबेज, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे ही बच्चों वेजिटेबल्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, राइट। यहाँ पे आपको पिक्चर भी गिवन है, ये पिक्चर है बच्चों ट्रक फार्मिंग की। नाउ द ग्रोइंग ऑफ फ्रूट, जब हम फ्रूट और फ्लावर को ग्रो करते हैं उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, राइट। सो ये बच्चों बहुत ही ग्रेट डिमांड में है इन द टाउन एंड सिटीज, जैसे कि आपके बनानास, मैंगोज, एप्पल्स, पीचेस, वॉलनट, चेरीज, ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप्स, ये मेन फ्रूट्स होते हैं। एंड जो फ्रूट फार्मिंग है वो स्पेशलाइज टाइप ऑफ फार्मिंग होती है। एंड जो डेवलपमेंट हो रही है बच्चों फ्रूट फार्मिंग की, वो लार्जली डिपेंड करती है अपॉन दी sufficient system of transport, right? Now, Netherlands is world famous for the cultivation of flowers, which is the tulip, and जितने भी हमारी मेडिटेरियन कंट्रीज होती हैं वो स्पेशलाइज होते हैं फ्रूट फार्मिंग में। इन इंडिया अगर हम देखें बच्चों तो बहुत ही ग्रेट वैरायटी ऑफ रोजेस, मैरीगोल्ड्स वो ग्रो किए जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आल्सो ग्रो किए जाते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल्स, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, गवावास, पीचेस, चीकूज एक्सेट्रा, ये भी बहुत ही लार्जली ग्रो किए जाते हैं हमारे इंडिया में। देन वी हैव मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, राइट। सो बच्चों बहुत ही लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ओवर द वर्ल्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। सो पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं कल्टीवेशन के, सॉइल के कंडीशंस देखे जाते हैं, सॉइल का क्लाइमेट देखा जाता है, मैकेनाइजेशन देखा जाता है, इरिगेशन देखा जाता है। ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है किस टाइप का क्रॉप हम ग्रो करने वाले हैं। टुडे अगर हम देखें तो जो फार्मर्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कि आपके वीट, मेज, राइस, राइट, sorghum, soybeans, millets, rye, oats, sugarcane, cotton, tobacco, rubber, jute, potatoes, oil seeds and variety of other fruits and vegetables जिनको ग्रो किया जाता है। Now ये जो क्रॉप्स होते हैं बच्चों उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, बेवरेज क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या होते हैं। तो फूड क्रॉप मतलब आपके राइस, व्हीट, मेज, राइट। कमर्शियल क्रॉप मतलब कि फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर केन। फाइबर क्रॉप्स मतलब कॉटन, जूट, सिल्क एक्सेट्रा। बेवरेज क्रॉप्स मतलब कि आपके टी, कॉफी और कोका। ये सारे क्या है बच्चों, ये सारे आपके टाइप ऑफ क्रॉप्स होते हैं। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाउ आई होप आपको सारे टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ जो भी रेस्ट रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।